छगन भुजबल हैं ये मोदी जी के इतने करीब। प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू, सभी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। पंकजा मुंडे बात करती हुई प्रधानमंत्री से। और सब कुछ शायद माफ हो सकता था, लेकिन दीपक आपको लगता है जब सामना में लेख छपा उसके बाद, हालांकि उद्धव ने बोला ये मेरा नहीं था, प्रेम शुक्ला का पर्सनल ओपिनियन था, जो जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया और मोदी के पिताजी की तरफ इशारा किया गया, आपको लगता है वो एक तरह से ब्रेकिंग पॉइंट था? उसके बाद शायद मतलब एक कर्टसी भी, बेसिक कर्टसी भी मुश्किल हो जाती है करना। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको दिल पर लिया है, प्रधानमंत्री ने उसको दिल पर लिया है, अमित शाह ने उसको दिल पर लिया है, और दिल पर लेने जैसी बात वो थी। जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह की चुनौतियां दी गई, वाकई वो दिल पर लेने वाली बात थी। और मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा कहा है कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी, जब तक उसकी अपॉलॉजी नहीं छापी जाएगी, तब तक शायद कोई अलायंस ना हो। क्या इसमें मुलाकात की हुई और निकल गए हैं, क्या उसमें ढील दी जाएगी, ये बड़ी बात है। और जैसा अनुज जी ने कहा कि प्रधानमंत्री अब निकल चुके हैं, यदि वो शॉट जिस पर आप ध्यान केंद्रित किए हुए थे वो वही शॉट नहीं था जो हम चाह रहे थे, यदि तो, और अगर होता भी तब इतना कैजुअल अगर मुलाकात है तो भी उसका मैसेज ये है कि कुछ बात बनने नहीं जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिषेक, एक तस्वीर जो लगातार हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, हमें नहीं दिखी, आप वहां पर मौजूद है, बताइए क्या उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने आए, कोई बात हुई उनके बीच? बिल्कुल, जरूर जरूर ऐसा ही कहा आपके साथ होता आप नहीं देख पाए हो, लेकिन जरूर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही उद्धव ठाकरे के बीच में जरूर आमने सामने हुई और बताया एक दूसरे को आमने सामने मिलकर एक दूसरे को लोगों ने शुभकामना भी दी। और उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी के साथ इस अवॉर्ड सेरेमनी में मौजूद थे। और हालांकि जब 4:30 बजे का वक्त दिया गया था उस वक्त तो उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे थे, लेकिन थोड़ा लेट जरूर आए, लेकिन कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जिस तरह से मुलाकात अलग से कह सकते हैं जो होनी चाहिए थी उस तरह से अलग से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से एक भेंट होती है, जब उस दौरान स्टेज पर बैठे हुए थे, सभी को मिल रहे थे, उस दौरान भी नरेंद्र मोदी बैठे, चूंकि पहली पंक्ति में बैठे हुए थे और पहले कुर्सी उन्हीं की थी, तो जिस कुर्सी पर वो बैठे जा रहे थे उस दौरान वह मिले जरूर। उसके बाद जब ओथ सेरेमनी खत्म हुआ उसके बाद भी उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी के साथ जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी इस वारखेड़े स्टेडियम से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी यहाँ मौजूद है और वो भी किसी भी वक्त निकलेंगे। लेकिन जरूर ये देखिए, उद्धव ठाकरे का जो मैं देख रहा था यहाँ पे बॉर्डर लाइन कह सकते हैं, जो देख रहा था उतने वह खुश नहीं थे जितने खुश होकर यहाँ आने चाहिए थे उन्हें, जितने मन से पूरे मन से यहाँ पे नहीं आए थे, भारी मन से यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हुए। जिस तरह जब वो सेरेमनी खत्म हुआ बहुत जल्दबाजी में थे, लोगों से मिल रहे थे कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ, अब रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहीं कहीं एक जो पहले से इनका संबंध है कि पंकजा मुंडे भी मंत्री बन रही थी और मुझे लग रहा है कि पंकजा मुंडे को वह अपनी छोटी बहन मानते हैं और इस ऐसे में शायद तो इस तमाम दलीलों देखकर वह इस में आए हुए। हालांकि आधिकारिक बयान उनका क्या आएगा जरूर देखना होगा कि सरकार में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से लगातार पहल की जा रही थी, तो चाह रही थी कि उद्धव ठाकरे और उनके लोग साथ में आए और बीच में भाग लें, लेकिन लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से पत्ते नहीं खोले जा रहे थे और अभी भी पत्ते नहीं खोले गए हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे, या बीजेपी की शर्तों पर शामिल होंगे या नहीं होंगे, यह अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जरूर इस बीच पहली सरकार बीजेपी की महाराष्ट्र में बन चुकी है और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अपने 9 साथियों के साथ 2 राज्य मंत्री और अभिषेक जी। तो ये तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर की हैं। अभिषेक, जो हम नागपुर से देख रहे हैं अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर दिवाली के बाद दूसरी दीपावली मनाई जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है और हो क्यों ना, क्योंकि 44 साल की उम्र में ही 27वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, और इस वक्त बीजेपी के झंडे और आतिशबाजी हो रही है। लेकिन जिस तरह से हमने देखी, बहुत ही छोटी सी मुलाकात थी, बहुत ही कैजुअल मुलाकात थी, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई गर्मजोशी उद्धव ठाकरे के प्रति नहीं दिखाई गई। क्या उद्धव ठाकरे के तरफ से कोई गर्मजोशी प्रधानमंत्री के लिए दिखाई गई या फिर सिर्फ एक कैजुअल मुलाकात ही रह गई? अभिषेक,
बिल्कुल सर, अब देखिए सही कहा आपने कि कैजुअल मुलाकात भरी रही नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे के साथ। मैंने पहले भी कहा कि देखिए उद्धव ठाकरे यहाँ पूरे मन से नहीं आए थे, भारी मन से यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। जिससे भी जैसे कि जब खत्म हुआ, जब वोट सेरेमनी, जब शपथ समारोह खत्म हुआ, उसका तुरंत बहुत जल्दबाजी में थे कि जैसे कि जल्द से जल्द कब यहाँ से वह निकल जाए। कह सकते हैं कि घुटन जो होता है, घुटन उनको महसूस हो रही थी, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। हालांकि पहले जब कल उन्होंने फैसला लिया था, कोई भी उनका विधायक, कोई भी उनके एमपी और साथ ही कोई भी ऐसा नेता इस शपथ समारोह में नहीं जाएगा। और उनके पीछे दलील यह थी कि वह सही जो माहौल चल रहा है वो माहौल सही उनके विपरीत है और इसीलिए वह इसमें शामिल नहीं होना चाहते। और जब आज अभिषेक अगर आप देख पाए हो कि आई कांटेक्ट, क्योंकि हमारे सामने जो तस्वीर है उसमें दोनों का आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ, क्या दोनों ने हाथ मिलाया या दूर से राम राम? देखिए एक जरूर इससे अगर उद्धव ठाकरे और खासतौर नरेंद्र मोदी पे जो सही कहा आपने कि तो को देखिए दूसरे जरूर हाथ मिलाए। अगर मैं शुरू से अगर बताना चाहूँ कि किस तरह से सही में किस तरह का अगर हुआ तो देखिए साफ है कि नरेंद्र मोदी जैसे पहली रो जो जहाँ पे पहली रो था उसमें पहले कुर्सी उनकी थी, प्रधानमंत्री पहले कुर्सी पर बैठे हुए थे और नरेंद्र मोदी के करीबन 4-5 लोगों के बाद उद्धव ठाकरे को बैठाया गया था। जब उद्धव ठाकरे अपने पत्नी के साथ आए तो उनकी पत्नी को पीछे बैठाया गया, हालांकि मंच पर ही जगह दी गई। लेकिन उद्धव ठाकरे जब हाथ मिलाने गए नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी उठे नहीं बल्कि अपनी कुर्सी पर बैठे रहे और बैठकर ही उन्होंने उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया। तो हम यानी इसी से मुझे कम से कम जो अंदाजा लगता है कि उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच में सब कुछ सही तो नहीं चल रहा है, यानी कहे कि बीजेपी और शिवसेना के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा। जैसा कि उद्धव ठाकरे लगातार दुहाई देते हैं कि उनका नरेंद्र मोदी से अच्छा संबंध, नरेंद्र मोदी से कभी उनका मतभेद नहीं रहा है। लेकिन आज की अगर इसकी बात करें, हालांकि अलग की बात है प्रधानमंत्री के तौर पर उनका उठना कुछ जरूरी नहीं होता है, लेकिन अन्य नेता जो थे जो पहले रो में बैठे, चाहे वेंकैया नायडू की बात करें, चाहे लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, अन्य लोग सभी बकायदा उठकर गर्मजोशी से उद्धव ठाकरे का स्वागत किया। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री बकायदा अपनी चेयर पर बैठे रहे और बैठकर ही उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया। और जब शपथ समारोह खत्म हो गया उसके बाद खुद उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के पास गए और उसकी भीड़ बहुत थी, काफी लोग उनके नरेंद्र मोदी के साथ में थे क्योंकि साधु संत भी भारी पैमाने पर आए हुए थे यहाँ पर। और उनसे जब उस वक्त मंच में मुलाकात कर रहे थे उसी भीड़ में कहाँ खो गए उद्धव ठाकरे, यह शायद कह सकते हैं मैं भी नहीं ढूंढ पाया कि कहाँ आखिरकार उद्धव ठाकरे कहाँ खो गए। और अब इस मंच से भी खो गए हैं, यह हम कहना गलत नहीं होगा कि इस भीड़ में उद्धव ठाकरे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, अमित शाह से उनकी कोई मुलाकात? देखिए अमित शाह से मुलाकात तो चूंकि जब मंच पर बैठे तो मंच पर ही उद्धव ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात हुई, अलग से कोई मुलाकात नहीं हुई है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं और यहाँ पे जो एक आगे की जो सीन दिखाई पड़ रहा है, जानकारी मिल रही है कि अब मुलाकात होना भी नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ में लोग रहेंगे और आगे की प्रक्रिया जो होती है, अब महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग चूंकि होने वाली है, पहली कैबिनेट मीटिंग सरकार की, तो वहां पे लोग बिजी होंगे, तो अलग से मुलाकात होना संभव नहीं। हाँ, स्टेज पर जो मुलाकात हो पाई है उतनी ही मुलाकात एक कहते हैं कि जो एक सदिच्छा देना होता है, एक शुभकामना देना होता है, उसके हिसाब से शुभकामना देकर उद्धव ठाकरे निकल गए हैं और अलग से कोई मुलाकात अब दिखाई होती हुई नहीं दे रही है और न ही स्टेज पर कोई अलग से मुलाकात अमित शाह उद्धव ठाकरे की हुई है। जी चलिए अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ, क्या कहेंगे इनके सिलसिले? नहीं, देखिए आई कांटेक्ट में होता यह है कि जब आप देखते हैं तो आपको एक तिरछी नजर से आप देख तो लेते ही हैं कि कौन कौन है, फिर आप बड़ी खूबसूरती से उस पर दूसरी तरफ नजर घुमा लेते हैं कि हमने नहीं देखा है। अगर आपको मिलना होता है तो आप देख लेते हैं, या जो दूसरा खड़ा है वो आगे बढ़ के ब्लॉक कर देता है और दिखाता है। ये हम लोग भी करते रहे हैं, जब रिपोर्टिंग करते रहे हैं, सवाल पूछना है तो कहीं ना कहीं से घेर ही लेते थे। लेकिन फैक्ट ये है कि दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री इस समय दिखाई दे रही है वो कहीं से नहीं लगता है कि कहीं से एक नजदीकी लाने का दोनों के बीच में एक अर्ज है, जज्बा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इसको हम नजदीकी कहें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कि उद्धव ठाकरे से इनके कोई संबंध बनने जा रहे हैं। ये मैसेज नरेंद्र मोदी, अगर वो उद्धव ठाकरे ही हैं, और जहां तक मुझे लगता है आप भी शायद यही मान रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे ही थे और उद्धव ठाकरे आए, कम से कम यही था कि आपने इन्वाइट किया, आपका इन्वाइट ही आया है और बहुत लंबा रिलेशन रहा है। इसके बावजूद अगर आप उस तरह से देख रहे हैं या आप इग्नोर कर रहे हैं तो इसका सीधा मैसेज है कि नहीं, ठीक है। वही तस्वीर विज्ञान भवन की याद आती है जब नीतीश कुमार और मोदी एकदम एक जी हाँ, बगल से निकल गए, आपको याद होगा। वही मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि अगल बगल से निकल गए और दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा, बल्कि नीतीश ने एक बार देखा भी। राजनीति में देखना जरूरी है, ना देखना भी उतना ही जरूरी है। कि मोदी और उद्धव दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मैंने एक शॉट देखा अभी वैसे, मगर ये इनके रिश्ते इतने कड़वे क्यों हैं एनके सिंह साहब, इसका एक बहुत बड़ा कारण है।
पिछले साल दिसंबर में ऐसी सूचनाएं अखबारों में भी छपी और मीडिया के अलावा पॉलिटिकल सर्कल में भी थी कि उद्धव जी ने कहीं कहा है कि यदि भाजपा को अपने बलबूते बहुमत नहीं मिला, मैं मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, मेरा समर्थन उनको नहीं होगा। और मुझे लगता है कि वो बातें भी कहीं न कहीं मोदी साहब तक जरूर गई होंगी। इसी कारण देखिए, जब मोदी साहब ने यहां अपनी सरकार बनाई तो शिवसेना का केवल एक ही प्रतिनिधि उसके अंदर आया और शिवसेना से पूछे बिना भारी उद्योग मंत्रालय उनको दिया गया। जब वो चार्ज लेने नहीं गए अपने मंत्रालय में, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने उद्धव को फोन करके कहा कि अरे भाई आगे देख लिया जाएगा। वो आज तक नहीं हो पाया, 6 महीने बीतने आ गए हैं। यानी कहीं न कहीं नाराजगी का भाव है जो इस विधानसभा चुनाव से नहीं, इसके पहले से चला आ रहा है। चलिए, अब मोदी जी जा चुके हैं तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस स्टार ऑफ द मोमेंट कम से कम अब तो बन गए हैं, क्योंकि पहले सबकी निगाहें मोदी जी के ऊपर ही थी और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने 27वें मुख्यमंत्री की महाराष्ट्र में शपथ ले ली। उनका राज तिलक हो गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। हालांकि उद्धव के हाव भाव से उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। उद्धव बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के फोन करने के बाद पहुंचे। खबर यह भी है कि शिवसेना ने फिर से बीजेपी को समर्थन देने का मन भी बनाया है, लेकिन ये तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की ही सरकार होगी, जबकि एनसीपी पहले ही बीजेपी की अल्पमत सरकार बनवाने की राह आसान कर चुकी है। ऐसे में बीच बहस का ये बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में अल्पमत की सरकार क्यों नहीं चाहती बीजेपी। महाराष्ट्र में इतिहास रचते हुए देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभाली है। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष से शपथ घेतो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में फडणवीस का राज तिलक हुआ और बीजेपी के लिए इस ऐतिहासिक पल की गवाह देश की नामचीन हस्तियां भी बनी। हालांकि समारोह में शामिल होने न होने को लेकर सबसे ज्यादा ट्विस्ट शिवसेना की ओर से नजर आया। कल तक समारोह से दूरी बनाने वाली शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दोपहर को समारोह में शामिल होने का मन बनाया और वो भी दल बल के साथ शपथ ग्रहण में जा पहुंचे। शिवसेना सांसद विनायक राउते ने इसकी बड़ी वजह भी बताई। अमित शाह की विनती के बावजूद इस शपथ विधि समारोह में उपस्थित रहने का निर्णय उद्धव जी ठाकरे जी ने लिया है और साथ साथ में शिवसेना के सारे आमदार भी लेंगे। आज के समारोह में शिवसेना का कोई शपथ लेने वाले नहीं है, लेकिन उसके बाद जो चर्चा होगी उसमें एक अच्छा सकारात्मक निर्णय जरूर होगा। तो क्या ये माना जाए कि अब शिवसेना बीजेपी को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है? क्या अब शिवसेना और बीजेपी में सरकार को लेकर कोई पेच नहीं फंसेगा? सवाल बीजेपी की मजबूरी को लेकर भी उठ रहे हैं। उद्धव को मनाने के लिए अंत तक बीजेपी नेताओं ने कोशिशें जारी रखी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली ने खुद उद्धव को फोन करके समारोह में आने के लिए कहा, जबकि बीजेपी की अल्पमत की सरकार की राह एनसीपी ने पहले ही आसान कर रखी थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में अल्पमत की सरकार क्यों नहीं चाहती बीजेपी। मुंबई में सत्य प्रकाश, अभिषेक शर्मा और मनीष अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ अब चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एनके सिंह सर और अनुज गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दो और नए गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुकेश नायक जी प्रवक्ता कांग्रेस और साथ ही साथ अनिल बनूनी जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सबसे पहली तस्वीर जो हमें अभी देखने को नहीं मिली, जिसका हम इंतजार करते रहे, आखिरकार उद्धव ठाकरे ने मोदी से कितनी गर्मजोशी से वो मिले, हाथ मिलाया, हुआ या नहीं हुआ? क्या माना जाए अब आगे की ये जो एक मोमेंट है, आगे की महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार चलने वाली है, ये तय करेगा दीपक? बिल्कुल ये तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि अमित शाह का जो टेलीफोन है वो काफी हद तक नरमी के संकेत देता है शिवसेना के प्रति। लेकिन मेरा यहाँ सवाल सीधे अनिल से है। अनिल, क्या शिवसेना से गठबंधन करेगी बीजेपी? आपको क्या लगता है अनुज जी? दीपक जी, मेरे ख्याल से जो आपने सही कहा, अमित शाह जी का फोन ये संकेत दे रहा है कि
महाराष्ट्र में भाजपा अब गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है, यानी जो आज उसने अपनी सरकार बनाई है उसका विस्तार करेगी। क्या उनको लगता है कि स्थायित्व पर खतरा है? स्थायित्व का खतरा नहीं है, लेकिन बहुत अधिक आलोचना हो रही है कि मोदी जी के समय में भाजपा अपने सहयोगियों का अपमान कर रही है, अपने सहयोगियों को खो रही है। इससे आज तो उसने अपनी सरकार बनाई है उसका विस्तार करेगी। क्या उनको लगता है कि स्थायित्व पर खतरा है? स्थायित्व का खतरा नहीं है, लेकिन बहुत अधिक आलोचना हो रही है कि मोदी जी के समय में भाजपा अपने सहयोगियों का अपमान कर रही है, अपने सहयोगियों को खो रही है। इससे आज तो नहीं, लेकिन अगली लोकसभा चुनाव के समय जब भाजपा के खिलाफ एक महागठबंधन तैयार हो रहा होगा तब पार्टी को दिक्कत आ सकती है। इसलिए वो अपने सहयोगियों को साथ रखने की कोशिश कर रही है। ध्यान दीजिए कि पिछले 1 महीने के दौरान पंजाब में भी ये अटकलें बहुत अधिक रही हैं कि भाजपा अकाली दल को छोड़ना चाहती है और वहां पर अपने बलबूते वहां चुनाव लड़ने की तैयारी करना चाहती है आगे चल करके। ये सब भाजपा के लिए गलत संकेत पैदा कर सकते हैं एक गठबंधन के लिए, क्योंकि इस गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू भी जुड़े हैं, हो सकता है आगे चलकर अन्ना द्रमुक भी जुड़े या तृणमूल कांग्रेस से भी कोई रिश्ता कहीं बने। ये भी तो मैसेज क्लियरली जा रहा है ना अनुज जी कि अपने साथ बैगेज लेकर नहीं चलना चाहती है। जी हाँ, बैगेज नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी भी कई राज्यों में बैगेज हो सकती है। उन राज्यों में कम से कम मजबूत क्षेत्रीय दलों को अपनी ओर लेने के लिए आज जो छवि बन रही है उस छवि को तोड़ना बहुत आवश्यक हो गया है, बहुत आवश्यक हो गया है। इनके सिंह साहब, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि शिवसेना ने पिछले दिनों जो ह्यूमिलिएशन सहा है, अगर शिवसेना की नजर से देखा जाए, बीजेपी की नजर से वो एक तरह की पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी, लेकिन शिवसेना का ये मानना है कि बीजेपी ने उसे ह्यूमिलिएट किया है। इन तमाम चीजों के बाद क्या शिवसेना बीजेपी के साथ आना चाहेगी? मुझे लगता है शिवसेना अमित शाह के फोन के बाद झुकी है। जी, शिवसेना लगातार झुक रही है। जिस तरह का कंटेम्प्ट के भाव से आप रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं शिवसेना से और बाकी पार्टी से भी कर रहे हैं, अपने जो सहयोगी पार्टी है, और करे भी क्यों ना। अगर 31% कंट्री में वोट किसी एक चेहरे से मिल रहे हैं तो नेचुरली उसको चाहेंगे कंटिन्यू करे और ये जो दंश है तथा कथित कोएलिशन का, इसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग का एक अखाड़ा बन गया है। तो बहुत सीधी सी बात है, और मोदी जैसा सिस्टम रखते हैं उसमें ब्लैकमेल की गुंजाइश नहीं होती है। एक यूनि लीडर कमांड सिस्टम है और उसमें जो अगर डेवलपमेंट की आप रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह के समझौते, डरना, ब्लैकमेल होना, ये चलता नहीं है, वरना विकास आपका बाधित होगा। आपने देखा 1,75,00,000 रुपए कोल घोटाले में निकल गए और इसीलिए कि आपकी कोएलिशन मजबूरी थी। तो मोदी इस सिस्टम में चाहेंगे नहीं, लिहाजा वो धीरे धीरे चाह रहे हैं कि वो जो स्पेस है वो किसी तरह से वो फिल करे और एक यूनि लीडर सिंगल पार्टी रूल हो। तो इसमें मुझे कोई वो नहीं लग रहा है कि वो शिवसेना को कंटेम्पचुअस लुक दे रहे हैं और अपमान निरादर का भाव रख रहे हैं। हाँ, जो अमित शाह ने आज फोन किया है वो ये बताने के लिए कि तुम्हारी औकात हम बता रहे, तुम डील करो तो अमित शाह से डील करो। और वो भी अमित शाह ने कह दिया है अगर मर्जी हो तो आओ, ना हो तो देखना। तो उसके बाद वो भागते हुए आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना बहुत ही तन के बहुत दूर तक चल पाएगी। शिवसेना की मजबूरी होगी कि अगर वो स्पेस बीजेपी न खाए, इसके लिए शिवसेना अकेले दम पे अगर चाहे इंडिपेंडेंट रह के अपोजिशन का रोल करे, वो मुझे नहीं लगता कि शिवसेना के लिए पॉसिबल होगा। और ऐसे में शिवसेना को गायब मतलब लामुहाला आना ही पड़ेगा। अगर अभी तक की स्थिति की बात की जाए, ये स्वेरिंग इन तो हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि शिवसेना के साथ अलायंस है या नहीं है, नहीं पता है। एनसीपी ने ये ऐलान किया है कि हम सरकार को गिराएंगे नहीं, हम एब्सटेन करेंगे। ऐसे में मुकेश नायक जी, एक मित्र ने यह बात कही कि अब बीजेपी सही मायनों में पूरी तरह से सेकुलर हो गई है, क्योंकि जगह जगह चाहे दिल्ली में माइनॉरिटी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और महाराष्ट्र में भी माइनॉरिटी सरकार बना रही है। देखिए दीपक जी, पिछले अगर 1.5 महीने का घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति का हम देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते बिल्कुल सामान्य नहीं है। जिस तरह से सामना के एडिटोरियल आए हैं, जिस तरह की भाषा उसमें लिखी गई है, और इसकी शुरुआत शिवसेना और बीजेपी के संबंधों के खराब होने की शुरुआत तभी से शुरू हो गई थी जब आपको याद होगा कि राज ठाकरे जी जब श्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यक्रम में अहमदाबाद गए थे। उसके बाद से ही सामना के जो एडिटोरियल है बेहद बीजेपी को लेकर आक्रामक हो गए थे, और उसकी चरम परिणति हमने देखी जब महाराष्ट्र का चुनाव अपने शीर्ष पर आया। देखिए, बड़ी चतुराई से बीजेपी ने एनसीपी के नेताओं से यह कहलवा दिया था कि हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद शिवसेना की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है,
ये बहुत कम हो गई थी, इसका लाभ बीजेपी को मिला। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान में जो सरकार बनी है ये बहुत अनुभवहीन सरकार है। कई लोग इसमें जो मंत्री बने हैं पहले बार विधायक बने हैं। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और उसमें अल्पमत की सरकार बनी है। अनुभवहीन लोगों ने मोर्चा संभाला है और इतने समृद्ध प्रदेश की जो प्रशासनिक जटिलताएं हैं, वहां के जो सामाजिक और आर्थिक हित हैं और जो महाराष्ट्र शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय में देश के शीर्षस्थ राज्यों में से एक है, उसके हितों का संवर्धन कैसे होगा, बीजेपी और शिवसेना के संबंध कैसे होंगे, एनसीपी का क्या रोल होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि महाराष्ट्र में हमारी प्रतिपक्ष की बहुत धारदार, पैनी और जनोन्मुखी भूमिका होगी और हमें अपोजिशन का रोल दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। हम पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी शक्ति के साथ, एक बहुत एकेडमिक सेंस के साथ अपने प्रतिपक्ष की भूमिका जो है महाराष्ट्र में उसका निर्वहन करेंगे। अनिल, बड़ा सवाल, आपकी सरकार अल्पमत की है, कैसे चलाएंगे इसे? देखिए, पहले तो हमारे जो कांग्रेस के मित्र ने एक बात कही कि अनुभवहीन सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की 10 साल तक सरकार चली वो अनुभवहीन थी, इनके नेता अनुभवहीन है। राहुल जी के बारे में इनका क्या विचार है, उनके अनुभव के बारे में ये भी बता दें। हमारी चिंता ना करें, हम महाराष्ट्र में अच्छी सरकार चलाएंगे। 5 साल बाद आप आकलन कीजिएगा, महाराष्ट्र की जनता आकलन करेगी। हम बढ़िया से सुशासन देंगे, महाराष्ट्र की जनता को सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए चिंता ना करें, हमारी सरकार से, हमारी अनुभवहीन सरकार नहीं, पूर्णतः अनुभव वाली सरकार है। लेकिन 5 साल कैसे चलाएंगे ये बताएं। नहीं, 5 साल नहीं, मैं तो 6 महीने की बात कर रहा हूँ। आपकी तो अल्पमत की सरकार है वहां पर। बिल्कुल देखिएगा, आपकी तो अल्पमत की सरकार है, आपको जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। इंतजार कीजिए इसके लिए। आप बिल्कुल दीपक जी, आप देखिएगा, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए, कुछ दिन का इंतजार कीजिए, आपके सामने दिखेगा बिल्कुल स्टेबल सरकार, मजबूत सरकार। नहीं, दीपक जी का सवाल ये है कि आप अगले 4 दिन बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे हासिल करेंगे? शिवसेना आपके साथ आएगी? मैंने कहा ना, अब आप फ्लोर पे देखिएगा। आप देखिए, आप इसीलिए कहा ना, इंतजार कीजिए, भविष्य में के घर में क्या छिपा आप देखिए, 4 दिन का इंतजार कीजिए। नहीं, 4 दिन क्यों कह रहे हैं आप? मतलब 4 दिन में शिवसेना से डील हो जाएगी? 4 दिन में शिवसेना से डील हो जाएगी? नहीं, 4 दिन किसी हमारे मित्र ने लगा नहीं। देखिए, हम डील वाली पार्टी नहीं है दीपक जी, ये पार्टी डील वाली, हमारा दर्शन नहीं है पार्टी का। दर्शन डील वाला दर्शन नहीं है। हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह सुशासन, स्वस्थ सरकार, स्वच्छ छवि, सब कुछ देंगे। नहीं, तो शिवसेना से अलायंस करेंगे आप? नहीं, देखिए, अभी ये जल्दी आप रुकिए ना, आप कितना दिन बचा है अभी, बस आप इंतजार कीजिए। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा जल्दी, जो करना है आगे समय आएगा, समय के हिसाब से आपको बताते रहेंगे हम लोग। नहीं तो तरीके तो 2 ही विकल्प है, या तो नेचुरली करप्ट पार्टी का समर्थन लेंगे, नंबर 1, नंबर 2 नहीं तो शिवसेना के साथ जाएंगे। तो यही 2 ऑप्शन में से कौन सी चुनेंगे? सवाल बड़ा सिंपल है। हफ्ता वसूलने वाली पार्टियों से लेंगे, कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। और तब आंचल जी, आप बिल्कुल, आप क्यों नहीं इंतजार कर लेते कुछ समय? नहीं, मुझे शक ये हो रहा है कि राज्यपाल ने आपको बुलाया कैसे? हमारी पार्टी, राज्यपाल ने आपको बुलाया कैसे? संवैधानिक पोजीशन ये है कि उनको ये आश्वस्त होना पड़ेगा कि आप हाफवे मार्क क्रॉस करेंगे जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। तो ऐसे में आप ये तो बताएंगे ना कि राज्यपाल को आपने कैसे संतुष्ट किया होगा, कैसे उन्होंने बुला लिया आपको? नहीं, क्या देश के अंदर पहले, इससे पहले अनुभव नहीं है कि इस तरह से सरकारें बनी है क्या? नहीं, लेकिन उन्होंने कब से वो तो किया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लिया। लेटर ऑफ सपोर्ट भी दिए जाते हैं अक्सर। वही मैं कह रहा हूँ कि या तो लेटर ऑफ सपोर्ट गया होगा या आपने वादा किया होगा, कुछ तो किया होगा। आखिर कैसे गवर्नर ने आपको बुला लिया, ये तो बताएंगे। नहीं, क्यों? पहले, इससे पहले क्या अल्पमत की सरकारें नहीं बनी है क्या सरकार? बिल्कुल बनती है भाई, लेकिन वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विन करते हैं ना, आप कैसे करेंगे, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यही बड़ा सवाल है कि 15 नवंबर तक का वक्त है। विद्यासागर राव जी ने शपथ दिला दी है, लेकिन 15 नवंबर तक का समय है, हम लोग आपको दिखाएंगे साबित होगा। क्या एनसीपी एब्सटेन करेगी या फिर शिवसेना तब तक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। माफ कीजिएगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, तुरंत लौटते हैं।